नमस्कार, मैं हूं अश्विन शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। भारत में ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं अपने डेली ट्रैवल के लिए और महाराष्ट्र में भी यही हाल है। और महाराष्ट्र का नाम आए और एमएसआरटीसी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। बात हो ही रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो थोड़ा एमएसआरटीसी के बारे में जान लेते हैं। एमएसआरटीसी जो 75 साल से ऊपर से लोगों को सेवा दे रहा है और महाराष्ट्र का सबसे रिलायबल ऑपरेटर है लोगों के लिए। पर ये रिलायबल ऑपरेटर का डाउनफॉल देखने वाली बात है। एमएसआरटीसी जिसके पास करीब 15,000 बसेस है, वो आज स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल आपको शायद न्यूज़ पोर्टल्स में ना देखने मिले, पर ग्राउंड रियलिटी में इनका स्ट्रगल बहुत बड़ा है। आप जब इनके साथ ट्रैवल करेंगे तो आपको वो रियलाइज होगा कि ये स्ट्रगल और ये एमएसआरटीसी में सफ़र करना इंग्लिश का सफ़र है, हिंदी का सफ़र नहीं। शुरू करते हैं मेरे ही कुछ किस्सों से। अभी रिसेंट में मैं एक एमएसआरटीसी की बस में ट्रैवल कर रहा था पुणे से पंजिम, जो रास्ते में 2 बार खराब हुई। और पूरे रास्ते जब हमने एसी बस का टिकट लिया है, उसका एसी नहीं चल रहा है। हमको कोल्हापुर में रुका के बोल दिया जाता है कि अब आप अपना आगे देख लो, ये बस तो आगे नहीं जाएगी। कई बार कंप्लेन करने के बावजूद कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। बाद में डिपो मैनेजर को रिक्वेस्ट करने के बाद ही वो बस को आगे लेके जाना पड़ा। उसके बाद रिसेंटली 1 हफ्ते पहले हम मुंबई से पुणे, जो कि एक बहुत बड़ा रूट है महाराष्ट्र में, उस पर ट्रैवल कर रहे थे। और इस रूट पर, इस बिजी रूट पर करीब बस 2 घंटे से भी ज़्यादा डिलेड थी। और जब बस आई तो वही हुआ, बस का एसी नहीं चल रहा था। अब आप सोचिए कि 45 डिग्री से ऊपर तापमान है पूरे महाराष्ट्र में, और वहाँ अगर एसी बसेस में एसी ही नहीं चलेगा तो फिर लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। चलिए, ये तो हो गई एसी बसेस की बात। नॉन एसी बसेस की हालत इतनी खस्ता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं वीडियोस, फोटोज सब प्ले कर देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, जब आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा ऑपरेटर है वो अब कितना अनरिलायबल हो गया है। आप इन पर भरोसा कर ही नहीं सकते। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपने इनकी बस बुक की है ये सोच के कि चलिए हम ये पहुंच जाएंगे समय से, तो वो नहीं होने वाला। मेरा एक फ्रेंड मुझे एक दिन मजाक में बोल रहा था कि एमएसआरटीसी का टाइम टेबल किसी इंटर्न ने बनाया है, क्योंकि उसमें कोई सर पैर नहीं है। अब आप सोचिए, एमएसआरटीसी के हिसाब से मुंबई से पुणे पहुंचने में सिर्फ 1.5 घंटे लगते हैं। ये कैसे हो गया, जिसमें ये 1.5 घंटे में एमएसआरटीसी का आधे घंटे का फूड ब्रेक है। तो रियलिस्टिकली 1.5 घंटे में बस मुंबई से पुणे कैसे पहुंचेगी। अभी रिसेंट में मैंने पुणे से अहमदनगर, जो कि छत्रपति संभाजी नगर के नाम से अब जाना जाता है, उस पर ट्रैवल किया। उसमें भी 4.5 घंटे का टाइम दिया गया है बस को पुणे से अहमदनगर पहुंचने का, यानी करीब 250 किलोमीटर के लिए 4.5 घंटे, जिसमें एक आधे घंटे का ब्रेक है। जबकि गूगल मैप्स खुद बोल रहा है कि करीब 5.25 से 5.5 घंटे लग सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि इनका टाइम टेबल में पहले तो फॉल्ट है, यानी ग्राउंड लेवल पर ही इनसे गलतियां हो रही हैं। अब एमएसआरटीसी में दिक्कतें क्या हैं, पहले वो जानते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो चुका है। आप इनके बस स्टैंड्स पर चले जाइए, आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। ना ढंग के वॉशरूम्स मिलेंगे, ना बैठने के लिए मिलेगा, ना ही कोई वहां पर सुविधाएं हैं। वहां पर बोला तो जाता है कि नाथ जल लोगों को 15 रुपए में मिलेगा, पर आप 15 रुपए में लेके तो दिखा दीजिए। आपको वहां के ऑपरेटर्स, जो दुकानदार हैं, वो नोच लेंगे, और लेकिन वो आपको 15 रुपए में वो बोतल नहीं देंगे। वॉशरूम्स में लोगों से पैसे लिए जाते हैं और मन मर्जी, अगर आपको देख के उनको लगा आप 20 रुपए दे सकते हैं तो आपसे 20 रुपए ले लेंगे, और अगर आपसे लगा कि चलो 5 रुपए ही देगा तो 5 रुपए ले लेंगे। कोई भी रेगुलेशन ही नहीं है, यानी कोई देखने वाला नहीं है, तो लोगों के मन में भी डर नहीं है। जैसे आईआरसीटीसी ने अपने आप को रिवैम्प किया कंप्लेन सिस्टम बना के, एमएसआरटीसी का भी एक कंप्लेन सिस्टम है, पर वो काम नहीं करता। मैं यहाँ पर एक कंप्लेंट लगा देता हूँ, आप देखिएगा, और उसमें आप देखना कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। कंप्लेन करके 1 महीना हो चुका है, ना ही मुझे आज तक कोई फोन आया, ना ही कोई इंक्वायरी की गई कि सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो ये कंप्लेन सिस्टम तो सिर्फ नाम का है। तो वो आईआरसीटीसी का जैसे कंप्लेन सिस्टम है, उससे एटलीस्ट कुछ तो रेजोल्यूशन मिलता है, एटलीस्ट आपको कॉल तो किया जाता है। यहां पर तो वो भी नहीं किया जाता है। कंप्लेन सिस्टम सिर्फ नाम के लिए बनाया गया है। तो जब कंप्लेन सिस्टम में ही कुछ नहीं होता तो लोगों को किस बात का डर। वो तो धड़ल्ले से बेचेंगे और मनमर्जी चलाएंगे, क्योंकि उनको पता है एक्शन तो होने वाला है नहीं, क्योंकि एमएसआरटीसी सो रही है।
मैं आपको यहाँ पर MSRTC का कस्टमर केयर नंबर दे देता हूँ, आप कॉल करके देखिए, कॉल लगेगा नहीं। कम से कम 40-50 बार जब आप कॉल करेंगे तो शायद कोई उठा ले या कुछ आपको रेजोल्यूशन मिले। उसमें भी रेजोल्यूशन की बात नहीं होगी, बस आपको आश्वासन दिया जाएगा कि चलिए हम कुछ करते हैं, देखते हैं, पर होता कुछ नहीं है। MSRTC के प्रॉब्लम्स में उनके डिलेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम जब पुणे से पणजी जा रहे थे तो हमारी बस करीब 7 घंटे डिलेड थी। बस का पहुंचने का टाइम 8 बजे था। अब हम वो टाइम टेबल वाली बात भी अगर साइड में रख दें तो 8 का 11 तक पहुंचा दें, पर बस ने पहुंचाया हमें अगले दिन सुबह 3 बजे, यानी 7 घंटे का डिले। ऐसे ही दूसरी समस्या है इनकी बसेस की मेंटेनेंस। इनकी काफी बसेस की लाइफ स्पैन खत्म हो चुकी है। 2017 तक MSRTC 10 साल में अपनी बसेस को रिप्लेस कर देता था, पर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते और बढ़ती डिमांड के चलते वो बसेस रिप्लेस हुई नहीं, क्योंकि नई बसेस ऑर्डर हुई ही नहीं। तो वही बसेस को चलाया जा रहा है। कुछ बसेस तो 16 लाख किलोमीटर के ऊपर चल चुकी हैं और जो अलॉटेड लिमिट है वो सिर्फ 8 लाख का है। तो आप सोचिए, अपनी लाइफ स्पैन का वो डबल चल चुकी हैं। अब अगर आपको पुरानी बसेस रेगुलर चलानी है तो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। उस मेंटेनेंस में मैन पावर, पैसा, पार्ट्स का पैसा, वो सब लग रहा है। ये सब भी लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि नई बस लेना ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है या पुरानी बस को ही बार बार रिपेयर करना। बात उठी गई है बस के मेंटेनेंस की, तो मैं आपको बता दूं कि MSRTC के बस मेंटेनेंस में भी स्टाफ की भारी मात्रा में कमी है। आप मानेंगे नहीं, जहां 80 लोगों की जरूरत है वहां MSRTC 23 लोगों के साथ काम चला रहा है। तो इसमें बस की मेंटेनेंस होंगी कैसे? 23 लोग मिलके 80 लोग का काम कैसे करेंगे? और इसमें आप सोचिए लोगों की छुट्टियां भी इंक्लूडेड है, तो काम होगा कैसे? यानी काम पर ध्यान नहीं है, बाकी चीजों पर पूरा ध्यान है। डिविजनल वर्कशॉप्स में भी स्टाफ की भारी मात्रा में कमी है और स्टाफ के साथ साथ बसेस की भी भारी मात्रा में कमी है। आज के समय में MSRTC को 2500 और बसेस की जरूरत है ताकि वो जितनी डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो हर लेवल पर पैसा फूका जा रहा है, पैसा जलाया जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, 2015 से आज 2024 चल रहा है, MSRTC ने करीब 11,000 करोड़ रुपए का लॉस किया। इन लॉसेस में एक बड़ा हिस्सा कंसेशंस पे आता है, यानी अगर आप फीमेल हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 75% ऑफ मिलेगा, और अगर आप 75 प्लस के सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए टिकट्स फ्री हैं। यानी ये सारा पैसा सरकार अपने जेब से दे रही है MSRTC को। तो आप हर जगह अगर पॉलिटिकली लोगों को प्लीज करने जाएंगे तो आप प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? रिसेंट में MSRTC के वाइस प्रेसिडेंट उदय सामंत ने ये लोगों को कहा कि MSRTC अब प्रॉफिट कमाने लगी है। जो MSRTC को गवर्नमेंट से सैलरीज लेनी पड़ रही थी, क्योंकि इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये सैलरी दे सके अपने एम्प्लॉयज को, वो अब जीरो हो चुका है। पर रियलिटी यह है कि सब्सिडी अभी भी गवर्नमेंट दे रही है। सब्सिडी यानी जो महिला सम्मान योजना है, सीनियर सिटीजन्स का जो कंसेशन है, जो हैंडीकैप्स के लिए कंसेशन है, वो सब सरकार अपने जेब से दे रही है। तो आप रियलिस्टिकली प्रॉफिटेबल नहीं है, वो बस आप सब्सिडी के भरोसे आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हमारे पास पैसा है। इसको असलियत में प्रॉफिटेबल तो नहीं कहा जा सकता। MSRTC के चेयरमैन कौन है आपको पता है? वो है महाराष्ट्र के ऑनरेबल CM श्री एकनाथ शिंदे जी, और अब वो CM बन चुके हैं, पर उन्होंने अभी तक अपनी MSRTC का कोई उद्धार किया ही नहीं है। इसके लिए कोई काम किया ही नहीं जा रहा है। कुछ नई बसेस आई हैं, पर अगेन उनकी क्वालिटी बहुत क्वेश्चनेबल है, और आप कोई भी बस बुकिंग ऐप खोल के देख लीजिए, MSRTC की रेटिंग्स आपको सबसे घटिया ही मिलेंगी। मैं माफी चाहता हूं घटिया वर्ड यूज करने के लिए, पर सच्चाई वही है। अब आप सोचिए, जो MSRTC के चेयरमैन थे वो पहले तो आप बहाने दे सकते थे कि पॉलिटिकली नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, पर अब तो आप CM हैं, अब तो आप कुछ कीजिए लोगों के लिए। जो लोग अपने डेली यूज के लिए MSRTC का इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या, वो कब तक सहते रहेंगे? क्योंकि सुनने वाला तो कोई है नहीं, आपका कस्टमर केयर नहीं चलता, आपका कंप्लेंट सेंटर नहीं चलता, तो लोग जाए तो जाए कहाँ? तो आखिर में लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बैठे रहो और जैसा चल रहा है चलने दो। चलिए, शहरों में लोगों के पास ऑप्शंस हैं, वो प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रेन्स हैं और बाकी चीज़ें भी हैं जिससे वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं।
पर आप सोचिए गांव खेड़े में जो लोग रहते हैं उनका क्या, जिनके पास एमएसआरटीसी एकलौता साधन है, वो लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे इस भीषण गर्मी में, जब उनकी बस में अगर एसी नहीं चल रहा है, या ऐसी बसेस मिल रही हैं जिनमें सीट्स ही टूटे फूटे हैं, या फिर बसेस की मेंटेनेंस ही नहीं हुई है, बस कहीं ब्रेक डाउन हो गई है, तो वो सब कौन देखेगा? इस पे रेगुलेशंस आज तक क्यों नहीं आई हैं? आप 75 साल से बिजनेस कर रहे हो और आज तक आप एमएसआरटीसी को एक क्रेडिबल ऑपरेटर नहीं बना पाए हो। लाल परी को आपने रिवैम्प कर दिया, पर आज भी आपकी जो बसेस की कमी है, बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसेस का मेंटेनेंस है, उस पर काम कब होगा? अब तो एमएसआरटीसी के चेयरमैन सीएम बन चुके हैं, फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई उद्धार नहीं हुआ। तो ये सोचने वाली बात है कि ग्राउंड लेवल पर कितनी दिक्कतें हैं और इसे चेंज करने में कितना समय लगेगा और कितना पैसा और जलाया जाएगा, क्योंकि आखिरकार ये हम जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा है जो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उन पैसों को बस जला दिया जा रहा है। 11,000 करोड़ का लॉस छोटा नहीं होता है। और लॉस चलिए ठीक है, अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो कभी ना कभी आप प्रॉफिट बनाएंगे, पर काम ही तो सही नहीं हो रहा है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? आपके यहाँ पे आरटीसी कैसा काम कर रही है, उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं एमएसआरटीसी के इस डाउनफॉल के बारे में, इस डिक्लाइन के बारे में? जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ऑपरेटर था वो अब महाराष्ट्र का सबसे घटिया ऑपरेटर बन चुका है, और वो भी हमारे ऑनरेबल श्री एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई में। ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और याद रखिएगा, दिन हो या रात, हमेशा दे न्याय और सच का साथ। धन्यवाद।